हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मिशन सिलेक्शन आरई पॉइंट में। यूट्यूब पर हमारा मिशन सिलेक्शन नाम से चैनल, और आप सभी लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में सीडीपी का क्लास पढ़ाया है। यदि आप सभी लोग नहीं पढ़े हैं तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, और अब से निरंतर हमारा क्लास आता रहेगा। तो कोई गैपिंग नहीं दी जाएगी, ताकि सीटेट का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। बीच में बहुत सारे एग्जाम आए, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। और दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन, पीडीएफ बनाना और पीपीटी तैयार करना, इन सभी चीजों में काफी समय लगता है। इसलिए सारा अकेले मैं ही देखता हूँ। हमारा कोई पीपीटी बनाने में सहयोग नहीं है, तो अकेले सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए क्लास गैप हो जा रहा है 2 दिन का, लेकिन अब से गैप नहीं होगा, ताकि मैंने बहुत सारा पीपीटी तैयार कर लिया है आप सभी के लिए। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा मैंने आप सभी से कहा था, ईएल थॉर्नडाइक से जुड़े हुए मैं प्रीवियस ईयर तथा नए प्रश्नों के आधार पे लगभग 30 प्रश्न लेकर आऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं 30 प्रश्न को लेकर आया हूं आज। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम उन 30 प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक किस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, है ना। थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो हम बात कर लें कि थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के तो होंगे नहीं, और अनुकूलन सिद्धांत के भी नहीं होंगे, इसके भी नहीं होंगे। काट दो। प्रयास योग त्रुटि के सिद्धांत को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास योग त्रुटि पर काफी अपना जोर दिया है। प्रयास योग त्रुटि का इनका कहने का मतलब यह था कि यदि हम कोई काम एक बार में नहीं सीख पाते हैं और उसको निरंतर प्रयास जारी रखेंगे, तो जाहिर सी बात है उस काम को हम जरूर सीख जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये था, यदि हम किसी कार्य को एक बार में नहीं सीख पाते हैं तो बार बार उस पर प्रयास करेंगे तो जरूर उस काम को हम सीख जाएंगे। अनुभव अनुबंधन का सिद्धांत है नहीं, तो हमारा अगर ऑप्शन सही जाएगा तो सही जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए इनके चारों ऑप्शनों को हम देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि के जो सिद्धांत हैं, बहुत देर से खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, लगभग मान के चलो सुबह से, ताकि कुछ हमारे जो भी पुलिस के बच्चे थे उन लोग को इसलिए थकान बहुत ज्यादा महसूस हो गया, तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं इसलिए। तो कह रहा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भैया कोहलबर्ग का है। अनुकूलन का सिद्धांत पियाजे से संबंधित है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक से। आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक महोदय से संबंधित है। अनुभव अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी ने दिया था। किसने दिया है? पावलोव जी ने दिया है अनुबंधन एवं अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी ने दिया है। तो अगला हम टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा थॉर्नडाइक का अधिगम किस सिद्धांत, अधिगम थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है। अच्छा, ये हमारा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है? सोच पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, या फिर प्रयास एवं भूल पर आधारित है, या निरीक्षण पर। तो अगर भैया हम बात कर लें आप सभी से, तो प्रयास एवं भूल पर आधारित है, ताकि उन्होंने कहा था प्रयास कीजिए, और यदि हम प्रयास करेंगे, कोई नई चीज सीखने का चेष्टा रखेंगे, तो उसमें गलतियां जाहिर सी बात है होंगी, लेकिन उन गलतियों के माध्यम से ही हम सीखेंगे। जैसे अगर बात कर लिया जाए थॉमस अल्वा एडिसन का, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कितनी सारी गलतियां किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने बल्ब पर क्या किए? सिद्धांत प्राप्त ही कर लिया और उन्होंने बल्ब को बना ही दिया। ठीक ऐसे थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं
भैया प्रयास करते रहो, जीवन भर प्रयास करो और सीख तो जरूर मिलेगा एक ना एक दिन, है ना। जैसे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कभी, और कोई परफेक्ट नहीं होता अपने जीवन में, सीखता ही रहता है इंसान, चाहे स्टूडेंट से सीख लिया जाए या किसी माध्यम से सीख लिया जाए, जीवन भर हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक, इंसान सीखते रहते हैं। तो अगर सोच की बात की जाए तो भैया सोच संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। अनुभव की बात किया जाए तो यह सामान्य शब्द है। और प्रयास एवं त्रुटि की बात कर दिया जाए तो यह हमारे थांडाइक महोदय का है। और निरीक्षण की या प्रयास या भूल, चाहे आप प्रयास या त्रुटि आ जाए, प्रयास या भूल आ जाए। और अगर निरीक्षण की बात कर ली जाए तो ये अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था, ये निरीक्षण का सिद्धांत है ना। निरीक्षण का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए कि निरीक्षण का सिद्धांत किसने दिया था तो बता दो, अल्बर्ट बंडूरा ने। अब हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, चारों ऑप्शन को हम आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। ठीक, अब अगला हमारा प्रश्न आ जा रहा है भैया कि थांडाइक किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? व्यवहारवाद से। तो व्यवहारवाद, संरचनावाद या मनोविश्लेषण या मानवतावाद। तो अगर हम सभी बात करें तो अगर थांडाइक की बात कर लिया जाए तो थांडाइक के लिए ये चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। थांडाइक महोदय व्यवहारवादी माने जाते हैं, व्यवहारवादी पर उन्होंने चर्चा किया था, इसलिए व्यवहारवाद का हमारा प्रश्न सही जाएगा। ठीक, आइए इनके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि व्यवहारवाद सही है या गलत। तो व्यवहारवाद सही है भैया, क्यों? क्योंकि व्यवहार जो होता है वो बाह्य व्यवहार पर बल देता है, यानी बाह्य तरीके से हमें सीखने पर जोर डालता है कि लोगों से मिलना और समाज से सीखना। जब समाज से हम इंटरेक्ट करेंगे तभी तो सीख पाएंगे। संरचनावाद की बात की जाए तो इसके गुंट महोदय हैं। और अगर हम मनोविश्लेषणात्मक की बात कर लें तो वैज्ञानिक फ्रायड आएंगे इसके अंतर्गत। और अगर हम मानवतावाद की बात कर लें तो रोजर्स महोदय ने मानवतावाद पढ़ लिया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए चारों ऑप्शन हमारा कैसा लगा। ठीक, और एक साथ में आप सभी को 4 प्रश्नों के विकल्प मिल जाएंगे। अच्छा, अब अगला रहा है थांडाइक ने प्रयोग किस पर किया। तो अगर हम लोग बात कर लें कि थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था तो सबसे पहले थांडाइक जी ने बिल्ली पर किया था। बंदर पर अगर हम लोग बात करें या कुत्ते पर बात करें, चूहे पर, अगर चूहे पर बात करें तो स्किनर ने किया था। कुत्ते पर बात करें तो इस पर पावलाव ने किया था। और बंदर पे तो कोहलर ने किया था। किसने किया था? बंदर पे कोहलर ने किया है। देख लो, बंदर पर कोहलर महोदय ने किए हैं, बंदर पर कोहलर, बिल्ली पर थांडाइक महोदय में आ जाएंगे और कुत्ता पर पावलाव। अगला हमारा क्लास आएगा तो उसमें हम आप सभी को बताएंगे। ठीक, अब यही सब हमारा क्लास चलाना है। कोहलर पर चलाएंगे, पावलाव पर, स्किनर पर, और जितने भी वैज्ञानिक हमारे हैं बस 2-3 दिन में हम खत्म कर देंगे इन लोगों को खींच करके। या एक बड़ा सा मैराथन क्लास 2-3 घंटे का ले आऊंगा, 4 घंटे का, बस उसी में सारा एक ही क्लास में सिमट जाएगा। स्किनर महोदय चूहे पर, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, इनका नाम है स्किनर। ठीक, स्किनर जी ने चूहों पर प्रयोग किया था। अगला भी हमारा सिद्धांत आ जाएगा कि थांडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग क्या कहलाता है। तो थांडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग क्या कहलाता है? भूल भुलैया का प्रयोग नहीं कहलाएगा, गलत। स्किनर बॉक्स नहीं, ये स्किनर, अगर स्किनर शब्द दिखाई दे तो सीधा स्किनर महोदय पर लगा दो, है ना। स्किनर बॉक्स स्किनर महोदय के द्वारा किया गया था, थांडाइक जी ने किया था, नहीं किया था। अब पजल बॉक्स का अगर हम लोग बात कर लें तो पजल बॉक्स का प्रयोग थांडाइक महोदय ने किया था। किसने किया था? थांडाइक। अंतर्दृष्टि प्रयोग की अगर भैया बात किया जाए तो ये जो है किसी दूसरे वैज्ञानिक ने किया है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने किसका प्रयोग किया है। चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया का तो इसका टॉलमैन ने किया है। और स्किनर तो हमने बता ही दिया था कि बीएफ स्किनर। और पजल बॉक्स का प्रयोग थांडाइक महोदय। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का कोहलर वर्ग ने किया था, कोहलर ने किया था। ठीक, कोहलर महोदय ने किया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कौन सा? कि अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, अधिगम का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मान के चलिए कि हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। थांडाइक का प्रथम नियम कौन सा है? तो अभ्यास का नियम प्रथम नहीं है, और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम,
प्रतिक्रिया का नियम। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका सही जाएगा। तो इसका सही जाएगा तत्परता का नियम। कौन सा? बी ऑप्शन सही जाएगा, तत्परता का नियम। बी ऑप्शन सही जाएगा। कौन? तत्परता का नियम, ये है ना, तत्परता का नियम सही जाएगा, क्योंकि इन्होंने थांडाइक महोदय जी ने प्रथम नियम अपना तत्परता पर दिया है। किस पर दिया है? तत्परता पर दिया है ना। तो आइए हम लोग और देखते हैं कि अभ्यास दूसरा नियम है। जो अभ्यास की अगर हम लोग बात करें तो अभ्यास दूसरा नियम के अंतर्गत आएगा। अभ्यास दूसरा नियम है और तत्परता पहला नियम है। अगर तत्परता की बात किया जाए तो तत्परता पहला नियम है और प्रभाव तीसरा नियम है। यानी इन्होंने 3 नियम दिया था। थांडाइक महोदय ने अपने जो नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, तो ये तीसरा है। और ये जो प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, ये थांडाइक महोदय ने चर्चा ही नहीं किया। थांडाइक महोदय ने 3 नियम दिए हैं, है ना। अगला हमारा प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न होगा प्रभाव का नियम किससे संबंधित है। अगर हम लोग बात करें प्रभाव का नियम किससे संबंधित है, तो भैया प्रभाव का नियम पुरस्कार से संबंधित होगा। जब हम बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, कोई चीज गिफ्ट उपहार देते हैं, तो बच्चे उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे अगर हम कोई छोटा बच्चा है, हम प्राइमरी लोगों का प्राइमरी वाला चैप्टर चल रहा है, तो अगर हम प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए है, लेकिन प्राइमरी लेवल के जो अध्यापक हैं उनके लिए बता दूं कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, तो थोड़ा अगर हम उसे पुरस्कार देने की बात करेंगे, अगर तुम इतना होमवर्क जो मैं दे रहा हूं इसको कंप्लीट कर डालोगे तो कल मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, तो बच्चा कंप्लीट कर लेगा। अगर कह दो तुम्हें कल गेम खिलाऊंगा तो भी वो कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से एक ना एक पुरस्कार देने की प्रेरणा दी जाती है, तभी बच्चों को सीखने में थोड़ा और ऊर्जावान होते हैं, उत्साहित होते हैं, ठीक, प्रभावित होते हैं। तो पुरस्कार का भैया बिल्कुल कंफर्म है कि हो जाएगा पुरस्कार। दंड होगा नहीं। दंड देने से बच्चों के अंदर क्या होगा कि एक डर की भावना बन जाती है कि कंप्लीट करना है, और उत्साहित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, वो डर की बात कर लेंगे। जैसे इससे पहले बताया गया है कि बच्चों में सीखने की भावना होती है, तो बच्चा अपने शर्ट का बटन बंद कर रहा हो और उसकी मम्मी डांट दी कि तुम नहीं बंद कर पाओगे, मैं बंद कर दूंगी, तो बच्चा दोबारा से डर जाएगा कि शायद मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पर उसकी माता जी अगर कह दें कि नहीं नहीं तुम कर ले जाओगे, बंद कर लो, तो वो सीख जाएगा, है ना। बहुत से आवाज कह दें, ये बच्चे जब किसी कार्य करने लगते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको उठाने का प्रयास करते हैं, ऐसा कोई चीज, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे इसको कर ले जाओगे, तो बच्चा कर ले जाता है। लेकिन जब पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तो बच्चा शायद वहां पे नहीं कर पाता है। तो यही होगा पुरस्कार। अभ्यास और प्रेरणा जब होगा नहीं, प्रेरणा भी हो सकता है, लेकिन प्रेरणा इनके क्या नाम है, थांडाइक महोदय के अंतर्गत नहीं आएगा प्रेरणा, लेकिन प्रेरणा भी हो सकता है ना। दो तो बहुत अच्छे हैं, एक दंड और लगभग इसमें तीनों सही लग रहे हैं। अभ्यास भी करेंगे तो सीखेंगे, थांडाइक जी ने बताया भी है अभ्यास से सीखना, लेकिन इसे प्रभावता की बात की रहा है, प्रभाव की बात कर रहा है, तो प्रभाव वाले में पुरस्कार ही जाएगा। ठीक, देखो दंड नकारात्मक हो जाएगा, पुरस्कार संतोष होगा, यानी बच्चों को संतोषजनक होगा। अभ्यास एक अलग नियम है, प्रेरणा सहायक तत्व है। जो प्रेरणा होती है, बच्चों को प्रेरणा दी जाती है, एक सहायक तत्व होती है, ये प्रभाव के नियम में नहीं आएगा, है ना। तो प्रभाव के अगर नियम की बात की जाए तो उसमें पुरस्कार ही आएगा भैया, है ना। अब अगला क्या कह रहा है, अभ्यास का नियम किस पर बल देता है। अगर हम लोग बात करें अभ्यास का नियम किस पर बल देता है, तो अभ्यास के नियम पर हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करने की, अभ्यास का नियम किस पर बल देता है। तो अभ्यास का नियम की अगर हम जहां तक बात करें तो यही सही है, पुनरावृत्ति। हमने बताया नहीं था, लेकिन मेरा बिल्कुल 100% डेडिकेशन यही पर था कि पुनरावृत्ति ही होगा, समझ होगा नहीं, निरीक्षण होगा नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं होगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें पहला क्या होगा, तो पुनरावृत्ति होगी। चलिए हम लोग इसके चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। समझ नहीं होगा, निरीक्षण भी नहीं होगा, अंतर्दृष्टि भी नहीं होगा, अगर होगा तो पुनरावृत्ति होगा भैया। ठीक, कौन सा होगा, पुनरावृत्ति होगा, ये ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक, पुनरावृत्ति होगा, अभ्यास के नियम पर अगर बल देता है। अब अगर पेपर में आ जा रहा है कि अभ्यास का नियम किस पर बल देता है, तो सीधा सीधा पुनरावृत्ति पर लगा दो। ठीक, सीटेट में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अगला टॉपिक है
तत्परता का नियम क्या बताता है? सीखना अचानक होता है? नहीं, सीखना अचानक नहीं होता है। अगर कोई पूछ ले तत्परता का नियम क्या होता है, तो क्या सीखना अचानक होता है? कोई चीज हम सीख रहे हैं अचानक से सीख जाएगी? नहीं, अचानक से नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमें क्या करनी होती है? तैयारी करनी होती है। तैयारी करना आवश्यक होता है। यही प्रश्न पूछ है, 100% सही जाएगा कि सीखने के लिए तैयारी करना आवश्यक होता है। दंड से कौन सीखता है बाबू? दंड से कोई नहीं सीखता है। दंड से तो और कहेंगे कि आज हमको एक स्टिक मारेंगे, कल को आपको 2 स्टिक मार देंगे, शायद क्या कर लेंगे, जान थोड़ी ले लेंगे, है ना। दंड से कोई नहीं। हाँ, अनुकरण करने से लोग सीखते हैं, लेकिन सीखने के लिए अगर प्लान बना के रखो तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसे, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो सीखने के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। तैयारी करके रखोगे तो सीख बेहतर होगा। अगला हमारा प्रश्न का वही यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे हम चलते हैं। प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम की अगर भैया हम बात कर लें तो संतोष एवं असंतोष पर आधारित है। यही हमारा प्रश्न सही जाएगा। कौन सही जाएगा? कि थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो थार्नडाइक के सिद्धांत की अगर हम लोग बात कर लें तो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, मानवतावादी और सामाजिक 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। दरअसल अगर मेरी बात कर ली जाए तो मैं अगर अपने अनुसार बता दूं तो इसका ऑप्शन सही चला जाएगा बी, क्योंकि थार्नडाइक के अनुसार व्यवहारवादी सही जाएगा, क्योंकि थार्नडाइक महोदय एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। तो इसलिए अगर मैं इस पे चर्चा करना स्टार्ट करूं तो व्यवहारवादी सही जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि कौन सा सही है। तो थार्नडाइक का कौन सा सिद्धांत था, या थार्नडाइक ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया है? तो थार्नडाइक व्यवहारवादी। दरअसल अगर व्यवहारवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि थार्नडाइक महोदय ने कहा है व्यक्तियों के माध्यम से सीखना, करके सीखना, तो इंसान तभी करके सीख पाएगा, लोगों से सीख पाएगा जब वो व्यवहारात्मक श्रेणी का होगा, लोगों से व्यवहार रखता होगा, तो उसके अंदर व्यवहारात्मक भावना होगा। ठीक है, अगला कह रहा है थार्नडाइक के अनुसार अधिगम क्या है? दरअसल अगर हम बात कर लें थार्नडाइक के अनुसार अधिगम क्या होता है, तो ऑप्शन हमारा पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग को चर्चा करना है। तो अगर मैं बता दूं तुरंत आप सभी को, तो थार्नडाइक के अनुसार अगर अधिगम की बात कर ली जाए तो यसार संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? यसार संबंध। अंतर्दृष्टि होगा नहीं। समस्या समाधान और अनुकरण, समस्या समाधान अनुकरण थार्नडाइक के अनुसार नहीं आएगा, लेकिन अदर टॉपिक पे हम लोग देखेंगे तो समस्या समाधान और अनुकरण भी सीडीपी में महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन थार्नडाइक के अनुसार नहीं है। दरअसल अधिगम की अगर इसमें बात करें, यसार के संबंध में अंतर्दृष्टि होगा नहीं, समस्या समाधान भी नहीं होगा, अनुकरण भी नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? यसार संबंध। यसार संबंध कहते किसे हैं? यसार संबंध का अर्थ क्या होता है? तो यसार संबंध के अगर हम अर्थ की बात कर लें तो उद्दीपन प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है? उद्दीपन प्रतिक्रिया होता है यसार का अर्थ। यहां पे वही पूछ रहा है यसार का अर्थ क्या होता है, तो यसार का अर्थ होता है उद्दीपन का प्रतिक्रिया। ठीक, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थार्नडाइक ने कितने प्रमुख नियम बताए हैं? दरअसल अगर हम बात कर लें तो थार्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम बताए हैं। 2 नहीं बताए हैं, 5 नहीं बताए, 7 नहीं, उन्होंने केवल 3 प्रमुख नियम बताए हैं। थार्नडाइक जी ने 3 प्रमुख नियम बताया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कि अपना प्रभाव किस तरह से जमाना है, इस पर इन्होंने जोर डाला है थार्नडाइक महोदय। तो ये हो गए थार्नडाइक के नियम। अगर एग्जाम में आ जा रहा है कि थार्नडाइक के कितने नियम हैं, तो आप सभी लोग बता दीजिए कि थार्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम दिए गए हैं। ऑप्शन इस पे भी बन सकता है कि तत्परता का, कि थार्नडाइक के कौन से नियम हैं, ऑप्शन दिए होंगे तत्परता और अदर दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आप सभी को तत्परता, अभ्यास दिया होगा तो अभ्यास, या प्रभाव दिया होगा प्रभाव, इनमें से किसी एक पर टिक लगाना है। ठीक है,
लेकिन ये तीनों तो एक साथ में आएंगे नहीं। अगर तीनों आएंगे तो उसके लिए भी ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3, ऐसे करके जो लाइनिंग में 4 ऑप्शन दिए होते हैं इस तरह से दिए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है थार्नडाइक के अनुसार अधिगम क्रमिक होता है, यह कथन किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगर थार्नडाइक की हम लोग बात करें तो सबसे नंबर 1 टॉपिक थार्नडाइक महोदय का आता है कि त्रुटि और प्रयास या प्रयत्न या त्रुटि अंतर्दृष्ट होगा नहीं। और सामाजिक अधिगम की बात किया जाए तो इसके वाइगोस्की महोदय हैं। वाइगोस्की जी ने समाज से बहुत सीखा है, समाज से बहुत इंटरेक्ट किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वाइगोस्की आएंगे और पावलोव आएंगे, स्किनर आएंगे, कोहलबर्ग आएंगे, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे। तो सभी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। और सशर्त अनुक्रिया के अंतर्गत होगा नहीं। अगर हमारा आंसर सही जाएगा तो ऑप्शन बी प्रयास एवं त्रुटि के अनुसार सही जाएगा। ठीक है, ये देख लो प्रयास और त्रुटि। अगला कह रहा है ये प्रश्न जो हमारे हैं ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत किस कक्षा के बच्चों पर अधिगम लागू होता है। अगर हम लोग थार्नडाइक के अनुसार बात कर लें कि किस कक्षा के अधिगम पर बात किया जाता है तो हमारे ऑप्शन में दिया है कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक सभी पर। तो ना तो पूर्व प्राथमिक पर, ऐसा थार्नडाइक ने कोई भेदभाव नहीं किया है और किसी प्रकार का ये नहीं किया है कि प्राथमिक के बच्चों को होगा, माध्यमिक के बच्चों को होगा। दरअसल अगर हम बात कर लें अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने की प्रोसेस सभी को आवश्यकता होता है, चाहे वो प्राथमिक का हो या पूर्व प्राथमिक का हो या माध्यमिक का हो। ठीक, सीखने की आवश्यकता सभी को होता है। अच्छा, पूर्व प्राथमिक बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि पूर्व प्राथमिक किसे कहते हैं। तो पूर्व प्राथमिक उसे कहते हैं जो प्राथमिक में एडमिशन लेने से पहले, जो प्री प्राइमरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में प्री प्राइमरी कहते हैं और हिंदी में बाल वाटिका कहते हैं। इंग्लिश जो सरकार के नए अधिनियम के तहत बाल वाटिका लागू कर दिया गया है। तो बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाया जाता है। लगभग 2 साल से लेकर के 5 साल तक बाल वाटिका में बच्चे रहेंगे। उसके बाद प्राथमिक में एडमिशन होगा। प्राथमिक कक्षाएं 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक, तो ये हमारा सभी प्रश्नों का हो गया, इसका सभी आंसर सही जाएगा। अभ्यास का नियम किससे कमजोर होता है। चलिए अगर हम बात कर लें अभ्यास का नियम किससे कमजोर होता है तो पुनरावृत्ति से, उपयोग से, अनुपयोग से, प्रेरणा से। तो अभ्यास का नियम किससे कमजोर होता है? अनुपयोग से। यदि भाई साहब हम किसी चीज का उपयोग ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो वस्तु बेकार हो जाएगी। जैसे हमारे पास फोन है या बाइक है, अगर हम उसको चलाना बंद कर दें, कंटिन्यूसली खड़ा कर दें एक स्थान पे, तो शायद वो बेकार हो जाएगी। इसलिए प्रयोग करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ज्ञान को भी एक कविता पंक्ति भी कही गई है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवे जाए से सिल पर पड़त निशान। यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें वहां पे सीख मिलेगा। क्या मिलेगा? सीख। और अभ्यास ही नहीं करेंगे तो सीख कहां से मिलेगा? ठीक, तो अनुपयोग जो है हमारे अधिगम को कमजोर बनाने का काम करता है। अगला है प्रभाव का नियम किससे मजबूत होता है? दंड से, पुरस्कार से, भय से, दबाव से। 3 ऑप्शन तो इसमें खुला खुला रॉन्ग लग रहा है, ताकि हमें बच्चों के ऊपर ना तो दंड देना है, ना दबाव बनाना है किसी प्रकार से, ना भय उत्पन्न करना है। अगर बच्चों को हम सिखा सकते हैं तो सिर्फ या तो उन्हें मोटिवेशन दे करके या फिर पुरस्कृत करके। बच्चों को पुरस्कृत करने से वो जरूर सीखेंगे। क्या नाम है, मैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने देखा कि छोटे बच्चों को यदि कह दो कि ये टॉपिक तुम कंप्लीट करके लाओ, कल मैं तुम्हें कोई पुरस्कार दूंगा, तो जाहिर सी बात है पूरे साल का होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, सिर्फ पुरस्कृत होने के लिए। बच्चों को सम्मान पाना बड़ा अच्छा लगता है, और जब वो सम्मान पाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं, तो अपने पेरेंट्स को आके दिखाते हैं। इसलिए बच्चों को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी को इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनको इन चीजों में बड़ा लगाव होता है। तो पुरस्कृत करना सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, इसको कभी मत बोलना, ये पॉजिटिव वे में जाएगा। अगला कह रहा है थार्नडाइक का सिद्धांत किस शिक्षण पद्धति में सहायक है?
व्याख्यान विधि में, परियोजना विधि में, अभ्यास विधि में, चर्चा विधि में। तो अगर हम इसकी बात कर लें, पहले से परियोजना करना, क्या करना, परियोजन बनाना, लेकिन परियोजन नहीं सही जाएगा, इसका ऑप्शन जो सही जाएगा अभ्यास विधि। बच्चों, थार्नडाइक का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति में सहायक है? तो अभ्यास विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सहायक है। व्याख्यान विधि नहीं होगा। परियोजना वैसे सही है, लेकिन ये अध्यापक के लिए सही है कि हमें क्लास में अगर पढ़ाने जाना है तो पहले से उसके पाठ्यक्रम को तैयार करके रखना, परियोजना बना के रखना कि हमें क्या पढ़ाना है, आज कौन से चैप्टर को पढ़ाना है, बाकायदा उसका परियोजना बना के हम क्लास में जाएं, ना कि क्लास में पहुंचे तो बच्चों से पूछें कि आज हमको क्या पढ़ाना है। तो अभ्यास का नियम, बच्चों के लिए अभ्यास, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने उनके नॉलेज में विकास होगा। थार्नडाइक जी ने इसीलिए तो बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, और जब बिल्ली बार बार प्रयास करती रही तो अच्छा एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली सीख जाती है कि यदि हम इस क्लच पे पैर रखेंगे तो दरवाजा ओपन होगा और उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? बुद्धि, परिपक्वता, अनुभव, अंतर्दृष्टि। अगर हम लोग बात करें कि थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार क्या है, तो अधिगम का आधार जो होगा वो अनुभव होगा। क्या होगा? अनुभव। यानी इसका ऑप्शन सी सही जाएगा कि थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार अनुभव होता है। ठीक, अगला ऑप्शन, थार्नडाइक के अनुसार गलत प्रक्रियाएं क्या हैं? अस्थायी हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। देखो ये सब, ये बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। बी ऑप्शन इसलिए सही जाएगा, कह रहा है कि समाप्त हो जाती हैं। कोई चीजें भैया समाप्त नहीं होती हैं। अधिगम कभी थार्नडाइक के अनुसार गलत प्रक्रिया, गलत अवधारणा ये इंसान के अंदर होता है कि अधिगम समाप्त हो गई। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक, तो यही ऑप्शन सही जाएगा। मजबूत, गलत पूछ रहा है तो गलत का भाई गलत, गलत पे गलत लगा दो। और मजबूत होना, अधिगम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे मजबूत होगा। अनदेखी की जाती, अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, अनदेखी भी निगेटिव होगा, लेकिन यहां पे ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा समाप्त हो जाती हैं। ठीक, संतोषजनक प्रतिक्रिया का परिणाम क्या होता है? संतोषजनक, तो दंड, भूल और पुनरावृत्ति, निराशा। तो इसमें भैया पुनरावृत्ति होगा। अगर हमें संतोष है तो पुनरावृत्ति कर लेंगे, यानी पुनः से हम उन चीजों को रिवाइज करने की कैपेसिटी या क्षमता रखेंगे। दंड या भूल, निराशा से आज से नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हो भी गई तो हम उसको पुनः सुधारने का कोशिश करेंगे तो शायद सही हो जाए। लेकिन हम सोचे हटाओ, अनदेखा कर दें, या हमें कोई दंड दे कि तुमने इसी गलती क्यों ही किया, तो शायद मेरे अंदर एक निराश की भावना आएगी और उस कार्य को मैं ना कर पाऊं। एडिसन को आप सभी लोगों ने सुना है, एडिसन ने बार बार प्रयास किया तो हो गया। तो ठीक इसी तरह से पुनरावृत्ति करना। असंतोषजनक परिणाम से क्या होता है? अधिगम तेज हो। असंतोषजनक, यदि कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है, किसी चीज पे संतुष्ट नहीं है, तो उसी को कहते हैं असंतोषजनक। तो अगर मैं संतुष्ट किसी वस्तु पे नहीं हूं तो मेरा अधिगम क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। अध्यापक से डर के मारे पूछेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे अध्यापक होते हैं, हम लोग के जमाने में ऐसे टीचर थे कि उनसे अगर सवाल पूछ लो तो ऐसा आंख दिखाते थे कि सवाल पूछने की हिम्मत ना पड़े। ठीक है, तो अधिगम तेज होगा? नहीं, अधिगम तेज नहीं होगा। प्रतिक्रिया कमजोर होगा, प्रेरणा बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, ये सब ये भी नहीं होगा, तेज भी नहीं होगा। और बढ़ती की तो नाम निशान ना लो, ताकि जब बच्चा संतुष्ट ही नहीं है तो क्या होगा? अधिगम की प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी, प्रतिक्रिया कमजोर हो जाएगी। यानी ऑप्शन इसका बी सही जाएगा। अगला है, थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम बताता है? अगर हम बात कर लें कि थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम बताता है, अचानक, क्रमिक, अंतर्दृष्टि आधारित, कल्पनात्मक। तो ना कल्पनात्मक होगा, क्रमिक होगा। इसका ऑप्शन बी सही जाएगा, क्रमिक। क्रमिक ऑप्शन सही जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन पे टिक लगा लो सब लोग, क्रमिक पे, क्योंकि थार्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम बताता है, तो क्रमिक बताने का काम करता है। अगला प्रश्न हमारा है 24 हो गया 25 कि पजल बॉक्स प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? दरअसल अगर हम बात कर लें पजल बॉक्स के, बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया गया और बिल्ली ने पहले प्रयास किया, उसे कुछ त्रुटियां हुई, गलती हुई, फिर उसे सीख मिला। तो पजल बॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रयत्न एवं त्रुटि आंसर हमारा सही जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन है
कि थार्नडाइक के अनुसार अधिगम होता है बिना प्रयास से, सो से, शिक्षण से। अगर हम लोग अधिगम थार्नडाइक के अनुसार बात कर लें कि अधिगम किस प्रकार का होता है, तो थार्नडाइक के अनुसार प्रयास से होता है भैया। किससे होता है? प्रयास से होता है। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो थार्नडाइक के अनुसार अधिगम कैसा होता है? प्रयास से होता है। अगला टॉपिक हो जाएगा थार्नडाइक के सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता है वैज्ञानिक प्रयोग, कल्पना, आत्म निरीक्षण, दर्शन। तो इसका अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक जहां तक जाएगा वैज्ञानिक प्रयोग सही है, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता होती है वैज्ञानिक। बच्चों को करिकुलम के माध्यम से समझाना, करके सिखाना तो ज्यादा सीखेंगे। जैसे जैसे हम उनको प्रैक्टिकल करवा दें, विज्ञान की चीजें हम दिखा दें, कोई चीजें विज्ञान अगर पढ़ा रहे हैं तो उससे ज्यादा जल्दी बच्चा सीख जाएगा। ठीक है। और थार्नडाइक ने किस वर्ष सिद्ध किया था? तो ये 1911 में। अगर इसका प्रश्न बन जाए कि थार्नडाइक ने किस वर्ष सिद्धांत दिया था, तो सिद्धांत अपना 1911 में थार्नडाइक महोदय ने दिया था। सिद्धांत किस वर्ष? 1911 में थार्नडाइक महोदय ने दिया था। थार्नडाइक के सिद्धांत की सीमा क्या है? तो थार्नडाइक के सिद्धांत की सीमा क्या है? थार्नडाइक के सिद्धांत की सीमा केवल पशुओं पर आधारित है। ऑप्शन सी सही जाएगा। सरल, जटिल या सभी पर लागू नहीं होता है। थार्नडाइक महोदय ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो परीक्षण था वो पशुओं के ऊपर किए थे, खासकर उन्हें बिल्ली पर किया था थार्नडाइक महोदय। एल थार्नडाइक पूरा नाम है इनका। और थार्नडाइक का सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है खेल में, नैतिक शिक्षा में, कौशल अधिगम में, कला में। तो इनके अगर थार्नडाइक के अनुसार हम लोग चर्चा कर लें, थार्नडाइक के अनुसार बात कर लें, तो कौशल अधिगम में, क्योंकि करके सीखना, करो फिर सीखो। तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। और करना मतलब कौशल, अपने प्रतिभा का खोज करना, अपनी प्रतिभा को दिखाना। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा प्रैक्टिस इंप्रूव होगा, है ना। जैसे बॉलर बॉल लेते हैं तो उसको कुछ इस तरह से स्पिन कराने का काम करते हैं। तो जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे, जितना कौशल को अपने निखारने का काम करेंगे, उतना ही ज्यादा इंप्रूव होगा। तो इस थार्नडाइक के अनुसार अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये कौशल के अधिगम के अंतर्गत आएगा, है ना, कौशल अधिगम में आएगा। तो ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न भैया। और आप सभी लोग इन 30 प्रश्न को देखिए और 30 प्रश्नों के माध्यम से लगभग मान के चलिए थार्नडाइक के अनुसार में इसमें काफी अधिक प्रश्न हमारे सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं। और जो प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं पीवाईक्यू प्रश्न है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पिछली बार पूछे नहीं गए हैं, ये प्रश्न अवश्य पूछे गए हैं और यहां से प्रश्न हमारे आते ही आते हैं। मेरा एनालिसिस कहता है कि पीवाईक्यू जितना ज्यादा हम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे सीटेट में फंसता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग भी जितना अधिक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतने आसानी से आप सभी लोग सीटेट क्रैक कर जाएंगे। और जो लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं आके हमारे मिशन सिलेक्शन कोचिंग क्लासेस में जुड़े, जो कि इकौना श्रावस्ती में स्थिर है, इकौना भिनगा मार्ग पर पड़ता है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे कोचिंग संस्थान में आएं और ज्वाइन कर लें। यूपी पुलिस का बैच भी चल रहा है, तो यूपी पुलिस के जो भी विद्यार्थी हैं और कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना देरी किए हुए आप सभी लोग हमारे कोचिंग संस्थान में आएं।